नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का मुद्गल मैम की कक्षा में। हम पढ़ रहे हैं आरबीएससी कक्षा 12 की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 का पाठ मलिक मोहम्मद जायसी जी के 4 पद इस भाग में संकलित किए गए हैं। 2 पद हम पढ़ चुके हैं और तीसरा पद आज हम पढ़ने जा रहे हैं। शीर्षक है 12 मासा और इस तीसरे पद में कवि ने माघ के महीने की में जो नायिका की दशा है, विरहिणी नायिका की, उसका वर्णन किया है। नागमती यहाँ नायिका है और उसका पति रत्नसेन उससे दूर चला गया है। सर्दी का मौसम है और नागमती अपनी विरह को किन शब्दों में बता रही है, बयान कर रही है, आइए हम पढ़ते हैं। लागेहु माह परे अब पाला, बिरहा काल भयउ जड़ काला। नागमती अपनी वेदना को बताते हुए कहती है कि अब माघ का महीना लग चुका है। हे प्रियतम, तुम कब आओगे? अप्रत्यक्ष रूप से प्रियतम को संबोधित कर रही है अपने पति को कि माघ का महीना शुरू हो गया है। माघ के महीने में कड़ाके की ठंड पड़ती है और अब पाला पड़ रहा है, यानी कि बर्फ़ भी पड़ रही है। ठंड के साथ साथ सुबह के समय ओस की बूंदें पड़ती हैं जो कि जम जाती हैं। विरहा काल भयउ जड़ काला, कि विरह का जो समय है, ये काल जो है, ये मेरे लिए मृत्यु के समान हो गया है। जड़ काला अर्थात मृत्यु के समान ये जो विरह का समय है ये बन गया है नागमती के लिए। पहल पहल तन रुई जो झाँपे, हहल हहल अधिको ही कांपे। नायिका कहती है कि मैं अपने शरीर को जितना ही गर्म वस्त्रों से, रुई गर्म वस्त्र का यहाँ प्रतीक है, कि गर्म वस्त्रों से जितना ही ढकने का प्रयास करती हूँ, जितना ही पहनती हूँ गर्म कपड़े, मेरा हृदय इतना कमज़ोर हो गया है विरह अग्नि से कि हिल हिल कर और भी ज़्यादा कांपने लगता है। आय सूर हुई तपरे नाहा, तेहि बिन जाड़ न छूटे माहा। तो अपने पति से कहती है कि आप सूर्य बनकर आ जाओ, क्योंकि ऐसी सर्दी में सूर्य की किरणें जब पड़ती हैं धरती पर तभी हमको सर्दी से कुछ देर के लिए छुटकारा मिलता है। तो वो कहती है कि मेरे लिए तो सूर्य आप ही हो। नाहा मतलब स्वामी, नाहा का अर्थ है स्वामी, कि हे स्वामी आप ही मेरे सूर्य हो, आप आ जाओ तो मेरे शरीर को थोड़ा बहुत ताप मिल सकता है, ऊष्मा मिल सकती है, और उसके बिना इस सर्दी का कोई उपाय मेरे पास नहीं है। इस माह के महीने में ये जाड़ा कभी भी मुझे छोड़ेगा नहीं जब तक सूर्य की गर्मी नहीं मिलेगी। एहि मास उपजय रस मूलू, तूसों भवर मोर जोबन फूलू। आगे कहती है नायिका कि यही वो महीना है जब जड़ों से रस सींचते हुए और पेड़ के तने में फूल कलियां आती हैं और वो बाद में फूल बनने लगती हैं। तो यही माह का महीना है। इसके बाद फागुन का महीना आता है, आप जानते हैं, और फागुन के महीने में पूरी प्रकृति पुष्पित और पल्लवित होकर मुस्करा रही होती है, फूल खिले हुए होते हैं। तो पहले जड़ें रस सींचेंगी धरती से और तभी आगे फूल आने की संभावना बनेगी। तो यही नायिका समझा रही है कि इसी महीने में रस पैदा होता है, जड़ें रस खींचती हैं, लेकिन मैं क्या करूं, मेरा तो स्वामी यहाँ नहीं है, मुझे रस कहाँ से प्राप्त हो? प्रेम रूपी रस जो है वो मुझे कहाँ से प्राप्त होगा? और जब तक वो रस मुझे प्राप्त नहीं होगा तब तक मेरा यौवन रूपी फूल खिलेगा नहीं। तो तुम ही वो भंवरे हो, यदि तुम आ जाओ तो ये यौवन रूपी फूल खिल सकता है। नैन चोही जस माहुट नीरू, तहि जल अंग लागसर चीरू। नायिका कहती है कि इस महीने में मावट भी आती है। माघ के महीने में माहुट इसीलिए कहते हैं उसको क्योंकि वो माह के महीने में आती है बारिश। तो कहती है कि नेत्र जो है वो इस प्रकार से बरस रहे हैं, चू रहे हैं, जिस प्रकार मावट बरसती है, मावट में जो जल बरसता है बूंद बूंद करके, उस तरह से मेरे नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बह रही है। तही जल अंग लागसर चीरू, और वही जल जो है मेरे सिर से लेकर पैर तक उसने मेरे वस्त्रों को भिगो दिया है। मेरे अंग को यानी मेरे शरीर को उस जल की वजह से अत्यधिक सर्दी का सामना करना पड़ रहा है, ठंड लग रही है। टूटे ही बूंद पर ही जस ओला, बिरह पवन हुई मारे झोला। कि बूंदें इस प्रकार से टूटती हैं, इस प्रकार से गिरती हैं धीरे धीरे, जैसे कि शरीर पर ओले पड़ रहे हों। सर्दी के दिनों की बारिश में
वर्षा की बूंदें संघनित होकर गोल गोल छोटी छोटी बर्फ़ की बूंदों का रूप धारण कर लेती हैं और कई बार हम देखते हैं कि उन्हें हम ओले कहते हैं, धरती पर कई बार पड़ते हैं सर्दी के दिनों में। तो उसी तरह से नायिका के नेत्रों से जो बूंदें गिर रही हैं वो बारिश की बूंदों की तरह जम जा रही हैं, ओले का रूप ले रही हैं और शरीर पर ऐसे पड़ती हैं जैसे कि ओले पड़ रहे हों, अर्थात बर्फ़ की ठंडी ठंडी गोलियां पड़ रही हों। विरह पवन होई मारे झोला, और ऊपर से विरह रूपी पवन जो है ये आकर बार बार शरीर को हिला देती है, झोले देती है, हिला देती है, शरीर को परेशान करके रख देती है। कहिक सिंगार को पहरी पटोरा, गिए नहीं हार रही हुई डोरा, कि किस प्रकार का श्रृंगार, किसका श्रृंगार, किस बात का श्रृंगार, और कौन इस मौसम में पटोरा पहने। पटोरा यानी कि रेशमी वस्त्र। तो नायिका कहती है कि किसके लिए मैं श्रृंगार करूं और किसके लिए रेशमी वस्त्र पहनूं, अर्थात मेरा तो वस्त्र आभूषण सब आप ही हो, जब आप ही नहीं हो तो सजने संवरने का क्या फ़ायदा, किसको दिखाऊं सज संवर के। और आगे की बात सुनिए, गिए नहीं हार रही होई डोरा, कि गर्दन जो है, गिए अर्थात गर्दन जो है वो इतनी कमज़ोर हो गई है, इतनी पतली हो गई है, डोरे के समान हो गई है। रही होए डोरा हो गई है, अर्थात अब उसमें गले में हार भी यदि पहना जाए तो वो गर्दन लटक जाएगी, वो हार का वजन भी सहन नहीं कर पाएगी। अर्थात नायिका इतनी कमज़ोर हो गई है कि वो अपने शरीर पर आभूषण भी धारण नहीं कर सकती, आभूषणों का वजन जो है वो उससे सहन नहीं होगा। तुम बिन कंता धनि हरुई, तन तिनवर भा डोल, तही पर बिरह जराए के चहे उड़ावा झोल। नायिका कहती है कि हे स्वामी, हे मेरे कंत, हे प्रियतम, तुम्हारे बिना तुम्हारी जो स्त्री है, नायिका जो है, तुम्हारी पत्नी जो है, अर्थात नागमती हल्की हो गई है बिल्कुल, अर्थात जीर्ण शीर्ण हो गई है, अत्यधिक दुर्बल हो गई है, कमज़ोर हो गई है, और उसका तन तिनवर के समान अर्थात तिनके के समान हो गया है, जो कि जरा सी हवा से ही इधर से उधर उड़ जाता है। तही पर बिरह जराए के, और उस इतने पतले, इतने दुर्बल, तिनके के समान कमज़ोर शरीर को भी विरह रूपी अग्नि जो है वो बार बार जला डाल रही है। चाहे उड़ावा झोल, राख की तरह वो उड़ाकर अपने साथ ले जाना चाहती है। तो बहुत ही सुंदर पद चौपाई और दोहे के रूप में। भाषा देखें तो अवधि भाषा है, गुण माधुर्य गुण है, पूरे ही पद में करुण रस का आविर्भाव हो रहा है। छंद अभी आपको बताया कि चौपाइयाँ हैं, ऊपर चौपाइयाँ हैं और अंतिम दो पंक्तियाँ जो हैं वो दोहे हैं, दोहा छंद की पंक्तियाँ हैं। और कवि जायसी जी ने नागमती की विरह अवस्था का बहुत ही अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन यहाँ पर किया है। अलंकारों की यदि हम बात करें तो इधर यहाँ देखिए विरह पवन, विरह रूपी पवन अर्थात रूपक अलंकार यहाँ पर आया है। इसी प्रकार तनु तिनवर में अनुप्रास अलंकार है, पहरी पटोरा में भी अनुप्रास अलंकार है, हहली हहली और पहल पहल में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार यहाँ आया है। और यहाँ जस नैन चुवही जस माहुट नीरू, माहुट जैसे मावट में पानी पड़ता है उस तरह से नेत्र बरस रहे हैं, अर्थात उपमा अलंकार है। इसी प्रकार बूंद टूटती हैं जैसे कि ओले पड़ते हों, यहाँ भी उपमा अलंकार कवि ने प्रयुक्त किया है। तो बहुत ही सुंदर पद, आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा अच्छे से। अंतिम पद में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।